हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ की जो फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं कि जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रहने वाला है। और आने वाले जल्दी एक महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस पूरा होने वाला है टेंथ क्लास का। और आज का ये जो पहला लेक्चर है ये आज हम अब स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे। एक न्यूमेरिकल का पार्ट अलग से बनाएंगे और थ्योरी के 2 पार्ट बनेंगे मैक्सिमम। तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से जल्दी। तो अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट होता क्या है। कि जो लाइट होता क्या है, लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी that makes things visible, that makes things visible। जो लाइट है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं या फिर जो हमें एबल करती है चीजों को देखने के लिए। और जो लाइट है वो बनी किससे होती है? लाइट बेसिकली बनी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लाइट बेसिकली बनी होती है फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि ये एक फोटोन हो गया, एक फोटोन ये हो गया, एक फोटोन ये हो गया। और ये फोटोन होते हैं, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट से होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। और ये आगे मूव करते रहते हैं। तो जब ये आगे मूव करेंगे तो लाइट भी आगे मूव करेगी। एक थ्योरी तो ये बोलती है कि जो लाइट है वो फोटोन से बनी होती है, जैसे जैसे फोटोन आगे मूव करेंगे तो लाइट भी आगे आगे आती रहेगी। और एक थ्योरी बोलती है कि जो लाइट है उसका नेचर है वो वेव नेचर है। जो फोटोन है ये पार्टिकल हो गया। फोटोन क्या हो गया? पार्टिकल हो गया। एक थ्योरी बोलती है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है और उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन, और फोटोन होता है एनर्जी पैकेट। और जैसे जैसे फोटोन आगे मूव करते रहेंगे वैसे वैसे लाइट आगे मूव करती रहेगी। और एक थ्योरी और है लाइट के ऊपर, वो बोलती है कि लाइट एक वेव की फॉर्म में होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये वेव है, ऐसे ऐसे वेव आगे मूव करती रहेगी तो लाइट भी आगे मूव करती रहेगी। तो लाइट का ड्यूअल नेचर है। लाइट के 2 नेचर हैं, एक तो हो गया पार्टिकल नेचर, एक हो गया वेव नेचर। और दोनों से ही फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक था लाइट के बारे में। ठीक है, आपके 10th लेवल तक इतना ही लाइट के बारे में बेसिक काफी है। अब उसके आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। आप के जो आगे जो आने वाला सिलेबस है उसमें ये चीजें काम आएगी। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं करवाऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब अगर इसके ऊपर हमने कोई लाइट फेंकी, अगर इसमें से पूरी की पूरी लाइट पास हो गई तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि विंडो, ठीक है, अगर ये हमारी कोई विंडो है, बाहर से सन की जो लाइट आ रही है तो वो इसके अंदर से पूरी की पूरी पास हो जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से पूरी की पूरी लाइट पास हो सके। दूसरा जो टाइप है वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट की रेज आई
तो इसमें से कुछ रेज तो पास हो जाएगी और कुछ रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ रेज तो आगे चली जाएगी और कुछ रेज वापस लौट जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। जैसे कि जो स्पेक्टिकल्स आते हैं, अपने सन ग्लासेज आते हैं, सन ग्लासेज में क्या होता है कि ये हमारा ग्लास था, अगर इसमें से सन की जो रेज आएगी तो वो कुछ रेज पास हो जाएगी और कुछ रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। एंड थर्ड टाइप इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि लाइट पास होती ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में फुली लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी आर पार। ट्रांसलूसेंट में पार्शियल लाइट ट्रांसफर होगी और ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट ट्रांसफर होगी ही नहीं, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आगे पास होती ही नहीं है, उन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि बैकपैक हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ठीक है। तो उन जिसमें से लाइट वापस आ जाए, टकराने के बाद आगे पार ना हो पाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ गया, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब इसका मतलब होता क्या है रेक्टिलिनियर? रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एकदम सीधा, एकदम, मात्रा वगैरह थोड़ा सा हो सकती है मिस्टेक, तो समझे ना। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एकदम सीधा। अगर कोई भी मोशन, अगर कोई भी मोशन एकदम सीधा हो रहा है तो उस मोशन को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स एकदम स्ट्रेट मोशन, एकदम स्ट्रेट मोशन किसी बॉडी का, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब एकदम सीधा। और प्रोपागेशन होता है आगे बढ़ना, प्रोपागेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर कोई भी चीज एकदम सीधी आगे बढ़ रही है, बिना मुड़े सीधी सीधी आगे बढ़ रही है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। और जो लाइट है वो हमेशा सीधी की सीधी चलती है बिना मुड़े, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। जब तक लाइट के रास्ते के अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा, तो लाइट एकदम सीधी चलेगी, मुड़ेगी ऐसे नहीं चलेगी कि एक बार ऊपर गई एक बार नीचे आई, एक बार ऊपर गई एक बार नीचे आई। लाइट हमेशा एकदम सीधी चलेगी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट पाइप है, स्ट्रेट पाइप है, तो ही आप इस मोमबत्ती को जलता हुआ देख सकते हैं। अगर ये पाइप बेंड हो गया बीच में से, अगर ये पाइप बेंड हो गया बीच में से, तो आपको ये मोमबत्ती जलती हुई नहीं दिखेगी। तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट वापस बाउंस बैक हो जाए, वापस चली जाए। अगर लाइट आई कहीं से, टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट होती है आने वाली लाइट, आने वाली लाइट, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये इंसिडेंट रे है, जो लाइट आई वो रेड जो लाइन में है, और जो ग्रीन लाइन में है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब टकराने के बाद वापस चली गई। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि कोई लाइट आई, टकराने के बाद वापस चली गई, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा जो मिरर है, ये जो मिरर है, अगर मिरर के एकदम परपेंडिकुलर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। और जो लाइट की जो रेज आ रही है मिरर की तरफ,
जो लाइट की जो रे मिरर की तरफ आ रही है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद जो लाइट वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे उसको। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इसको बोलेंगे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, अब एक एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ था मोर यू नो में, तो वहां पे है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मैंने अभी बताया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, ठीक है, लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये वापस इसका पाथ चेंज हो जाता है, वापस बेंड हो जाती है, स्ट्रेट पाथ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये टकराने के बाद थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं टकराएगी तब तक स्ट्रेट पाथ में चलेगी। अब ये यहाँ से लाइट आई, स्ट्रेट पाथ में मूव हुई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये वापस बेंड हो गई, लेकिन जब तक आगे ये कहीं पे नहीं टकराएगी तब तक ये स्ट्रेट पाथ में चलेगी। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल हुई, अगर ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल हुई तो लाइट के पास एक टेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है, अगर कोई लाइट आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल है तो ये क्या काम करेगी, इसके पास से होके ऐसे निकल जाएगी बेंड होके। और इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इस तरीके से निकल जाएगी। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस था, तो अगर जो लाइट इस साइड से आएगी वो जानी तो चाहिए थी सीधी, इस इतनी दूर में ही जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से दीवार से टकराने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और ये इधर भी जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए एक कंडीशन है कि जो ऑब्स्ट्रेकल है, जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है बीच में, ओपेक ऑब्जेक्ट, या फिर जो ये जो होल आ रहा है, इस ये वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, ऑब्स्ट्रेकल ऑब्स्ट्रेकल साइज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो ही डिफ्रैक्शन होगा। अगर साइज स्मॉल नहीं होती है तो उस टाइम पे डिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे थी इनके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल आर। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल होंगे। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये एंगल आई था नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में और ये एंगल आर था, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। और जो सेकंड जो लॉ है वो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे जो आ रही है मिरर की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से दूर जा रही है टकराने के बाद, ये रिफ्लेक्टेड रे,
एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल हो गया, ये हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आएंगे। जैसा कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं थोड़ा फिजिकली, मान लो कि ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, अगर यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और ये यहाँ पे नीचे का जो जो एंडिंग सरफेस है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे जहां पे मेरा हाथ है यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो अगर यहाँ से कोई पहली तो अगर मिरर यहाँ पे रखा हुआ तो उसका नॉर्मल कहाँ पे आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, तो जो नॉर्मल है वो इसी सरफेस पे होगा। अगर इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे आ रही है, वो टकराने के बाद इसी सरफेस पे वापस जाएगी, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, सारे के सारे एक प्लेन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे इधर से आई, इंसिडेंट रे इधर से आई और टकराने के बाद इधर चली गई, नहीं, इधर नहीं जाएगी, वो टकराने के बाद वापस इसी प्लेन में आएगी। ऐसा नहीं है कि इधर से आई और फिर वापस इधर चली गई, वो एक ही प्लेन में होगी, और ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होगी दोनों की दोनों। पहली कंडीशन कौन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी कंडीशन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ये तो आ गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट स्पेकुलर, या फिर स्पेकुलर को हम दूसरा नाम दूसरा नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलो या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक स्मूथ सरफेस से होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस से, एकदम स्मूथ सरफेस से होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो टकराने के बाद पैरेलल ही वापस जाएगी, पैरेलल ही वापस जाएगी। और इसके अंदर आप एक चीज और भी देख सकते हैं, इसके अंदर जो नॉर्मल होगा वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये तो था आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो टाइप है रिफ्लेक्शन का वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहेगी, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होगी। फिर इसके अंदर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ये इधर होगा नॉर्मल, इसका नॉर्मल इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहेगी। लेकिन रेगुलर या फिर स्पेकुलर की बात करूं मैं, तो वहां पे कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, वो टकराने के बाद पैरेलल ही रहेगी, सॉरी, वो पैरेलल ही रहेगी। तो ये दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। लेकिन आप ये गलती मत कर देना कि आप बोल दो कि जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है इसके अंदर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है और इसके अंदर एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर है। ऐसा नहीं होता, इसके अंदर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। दोनों केस के अंदर ये गलत है आपका, दोनों केस के अंदर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। स्पेकुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अगर स्पेकुलर मैं बात करूं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, अगर आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर करते हो तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा मींस रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब तो दोनों कंडीशन के अंदर, दोनों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, मान लो कि आपके पास कोई सफियर है, कोई सफियर है, ठीक है, उसका कुछ मैंने पार्ट काट दिया। ये सफियर था आपके पास पूरा,
इसका मैंने कुछ पार्ट काट लिया, ये पार्ट काट लिया। एक सेकंड में थोड़ा सा साइज बढ़ा लूं। मैंने ये पार्ट काट लिया। सफियर का मैंने कुछ पार्ट काट लिया। अब एक साइड तो मैंने इसकी रिफ्लेक्टिंग छोड़ दी, जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट आ सके और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो सके, और एक साइड मैंने पॉलिश कर दी, एक साइड मैंने पॉलिश कर दी। अगर मैंने कोई सफियर का एक साइड मैंने छोड़ दी रिफ्लेक्ट होने के लिए, रिफ्लेक्टिंग साइड छोड़ दी, और एक साइड मैंने पॉलिश कर दी, देयर आर टू सरफेसेस, वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड पॉलिश नहीं की हुई, सेकंड इज पॉलिश्ड सरफेस जिस साइड मैंने पॉलिश की है। ठीक है, तो अगर कोई सफियर का एक छोटा सा पार्ट काट लिया, उसके एक साइड मैंने पॉलिश कर दी और एक साइड मैंने बिना पॉलिश के छोड़ दिया, तो उस मिरर को बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। अगर इसी तरीके से एक ये इस साइड से मैंने पार्ट काट लिया, ऐसा पार्ट कट कर लिया, कोई ये कोई मैंने पार्ट कट कर लिया स्फीयर का, और इस साइड मैंने पॉलिश कर दी। इसमें तो मैंने किया अंदर की साइड पॉलिश, और इसमें मैंने कर दिया बाहर की साइड पॉलिश, और अंदर की साइड मैंने छोड़ दी रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे दो केस बन सकते हैं, एक तो अंदर की साइड पॉलिश किया हो और एक मैंने बाहर की साइड पॉलिश किया हो। अगर मैं बाहर की साइड पॉलिश करूं, अंदर की साइड मैंने रिफ्लेक्टिंग के लिए रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दी, तो उस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर बाहर की साइड पॉलिश कर दी, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग है, बाहर का पॉलिश्ड सरफेस है, तो उस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर अंदर का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। if the inner surface if the inner surface is polished and outer surface is reflecting, such type of mirror is called convex mirror. If outer surface is polished and inner surface is reflecting, such type of mirror called concave mirror. I hope you understand it well. This is the most important topic of this chapter. Most important topic. Double star. Path of ray after reflecting spherical mirror. अगर ये आपको आ गया तो आपको इमेज फॉर्मेशन में आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके चार पॉइंट्स हैं, अगर चारों पॉइंट आपको आ गए तो आपको इमेज फॉर्मेशन आप फटाफट कर लोगे। कि अगर कोई रे आ रही है वो मिरर के टकराने के बाद कहां से पास होगी, ये आप इसमें सीखोगे। इसमें आपका 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है, अगर कोई रे, सबसे पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। मैं लास्ट डायग्राम में आपको बताना भूल गया। हाँ, जो इस सफियर का जो सेंटर था, इस सफियर का जो सेंटर था, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस, ये सेंटर, और सॉरी ये हो गया जो सफियर का जो सेंटर था उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मैंने शेप कट की है उसका जो मिडिल पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। जो मिडिल पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एकदम जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। और जो लाइन ज्वाइन करती है किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस पॉइंट है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड की आगे की साइड है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे की साइड है। ठीक है, और जो ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और जो पोल से लेके, मैं कलर चेंज करूं, जो पोल से लेके फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब आते हैं आगे वाले पॉइंट पे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो आपका जो पहला पॉइंट है वो है कि ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया प्रिंसिपल। ये था कॉनकेव मिरर के लिए। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स के लिए ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मैंने बताया कि मिरर के जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के पीछे की साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड, सॉरी पॉलिश्ड साइड, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। इसमें तो आगे की साइड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, और इसमें मिरर के पीछे की साइड होता है। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होती है। क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होती है। सेम ऐसा ही कंडीशन इसमें, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, पैरेलल आई, लेकिन आगे तो सरफेस पॉलिश्ड है तो ये आगे तो पास हो नहीं सकती, तो ये इस साइड जाएगी, इस साइड रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा, पीछे बढ़ाऊंगा तो ये फोकस के अंदर से पास होगी। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा इस लाइन को तो ये फोकस के अंदर से ही पास होगी। पहला पॉइंट आपका यही बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होगी। इसमें तो पास हो रही है रियल में, लेकिन इसमें पास होती प्रतीत हो रही है कि अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता तो ये फोकस में से पास होती। इसमें तो रियली पास हो रही है, टकराने के बाद पास हो गई फोकस में से, इसमें वर्चुअली हो रही है कि आज मैं पीछे बढ़ाता तो हो जाती पास। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट तो यही था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होगी। जो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो रही है, क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझे, पहले वाले का अपोजिट आ गया इसमें। इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। ऐसा ही इसमें अगर ये रे ऑफ लाइट आगे फोकस में से पास होती तो फिर ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मूव करेगी। इसमें आप देख पा रहे हैं जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें वर्चुअली पास हो रही है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सॉरी पॉलिश्ड सरफेस आ गया पीछे साइड, तो इसको पार नहीं होने देगा, लाइट को वापस भेज देगा। इसमें आगे हम अगर बढ़ाएंगे तो ये आपको फोकस में से पास होती दिखेगी। आपको दो पॉइंट हो गए। अगर पैरेलल लाइट पास हो रही है, पैरेलल लाइट जा रही है तो टकराने के बाद फोकस में से पास होगी, अगर फोकस में से पास हो रही है तो टकराने के बाद पैरेलल वापस बैक आएगी। अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है, क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद वापस वो सेम पाथ फॉलो करेगी, वापस सेंटर में से ही आएगी। क्या, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर में से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद वापस उसी पाथ, उसी रास्ते से वापस जाएगी। मीन्स अगर सेंटर से आई तो सेंटर से ही वापस जाएगी। ये बोलता है हमारा थर्ड पॉइंट। आप कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं कि अगर ये लाइट आगे आती तो ये सेंटर में से पास होती, तो ये यहाँ जिस रास्ते से आई उस रास्ते से ही वापस चली गई। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट
पोल पे इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही है तो वो सेम एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट लाइट का यहाँ पे था वो ही एंगल यहाँ पे होगा। ये एंगल आई था अगर, और ये एंगल आर था, तो एंगल आई इजिकल टू एंगल आर होंगे और ये सेम एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस एंगल से लाइट आई उस एंगल से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। ये आपके 4 पॉइंट थे। अगर ये आपको 4 पॉइंट अंडरस्टैंड हो गए तो आगे इमेज फॉर्मेशन आपकी बहुत ही आसानी से हो जाने वाली है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। जो कॉनकेव, पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये आगे की जो साइड है ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, और जो पीछे की साइड है वो है पॉलिश्ड साइड। ये वाली है पॉलिश्ड साइड। पॉलिश्ड साइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म कहाँ होगी? इमेज फॉर्म वहां होती है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है। कौन सी लाइट? रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे दो लाइट मिलेगी वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझे? कहाँ होगी इमेज फॉर्मेशन? जहां दो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी तो वहां आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जो पहला केस है, जो पहली इमेज फॉर्मेशन है, ये पहला केस है आपका। पहला केस क्या बोलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो अगर यहां से कोई रे आएगी, ये पैरेलल रे आई, टकराई, टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस में से। जो आपका जो पहला पॉइंट था, अगर कोई पैरेलल रे आती है तो टकराने के बाद कहां से पास होती है? फोकस में से। तो ये आपका जो पहला पॉइंट था वो मैंने काम में लिया यहाँ पे। मैं दूसरी रे यहाँ से पास करवा देता हूँ, इसके जो बी पॉइंट से। ये कोई लाइट आई और यहाँ पर टकराई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल थी ना, पैरेलली आ रही थी ये लाइट, क्योंकि ये देखो गैप सेम था। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद कहाँ पे जाएगी? फोकस में से पास होगी। और ये लाइट कहाँ मिल, ये पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहाँ मिल रही है आपकी? दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी मिल रही है फोकस पे। कहाँ मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। जहां पे मैंने रेड डॉट किया है यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब इमेज की हाइट आप कैसे मेजर करोगे कि इमेज की हाइट क्या है? अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो इससे कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है, तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से आप हाइट मेजर करोगे। ये आपकी हाइट हो जाएगी। अगर नीचे की साइड इमेज बनी है तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन गई, तो इस इमेज की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट पॉइंट साइज होगी। क्या होगी? पॉइंट के बराबर ही होगी। बिल्कुल छोटी सी इमेज होगी। ये हो गया आपका पहला केस। अब बात करते हैं सेकंड केस की। अगर आपका ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे नहीं है, ये आ गया आपका सेकंड केस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे की साइड रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहां बनेगी? ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो पहला केस लगाता हूं मैं, जो पीछे जो अपन ने जो सीखे थे 4 पॉइंट वो ही लगाऊंगा मैं इनमें। ये पैरेलल रे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस में से। ये टकराने के बाद मैंने फोकस में से पास कर दी। ठीक है, एक केस तो ये लग गया। दूसरा, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि अगर कोई रे फोकस में से पास होगी तो वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हो यहां मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट लगा दिया मैंने। अगर आप चाहो तो तीसरा पॉइंट लगा सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद वापस उसी पाथ से जाएगी। तो इसमें भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इसमें चौथा पॉइंट भी लगा सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो टकराने के बाद सेम एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चारों में एक ही जगह रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है। तो इमेज फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और आप इसमें देख सकते हैं
आप पहले केस में भी देख सकते हैं, दूसरे केस में भी देख सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो आपस में रियली में मीट कर रही है। अपने को ऐसा नहीं है कि पीछे बढ़ाने पे अपने को दिख रहा है कि मीट कर जाएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है, वो ये वास्तव में आके मीट कर रही है। तो जो इमेज है वो रियल बनेगी, और रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो आप जो पहले केस में देख सकते हैं, जो हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज है। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बने तो पॉइंट साइज होगी, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये रियली में मीट कर रही है, वापस वास्तव में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इमेज रियल बनेगी। और अगर जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो आप पहले कैसे बोल सकते हैं कि पॉइंट साइज इमेज होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रियल इमेज होगी, तीसरा इन्वर्टेड होगी। ऐसा ही आप सेकंड केस में बोल सकते हैं, जो इमेज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट तो इतनी थी, लेकिन इमेज की हाइट थोड़ी छोटी है, इमेज की हाइट इतनी ही है। अगर मैं कलर दूसरा लूं, आपकी इमेज की हाइट तो इतनी ही है और ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है। तो आपकी जो इमेज की जो साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, रियल है और इन्वर्टेड है। समझे आप? मैंने इसमें 4 केस लगाए हैं, आप इसमें से 2 केस लगा दो, पैरेलल से जाके फोकस में से पास होगी, या फिर सेंटर में से जाके सेंटर में से वापस पास होगी। जहां पे 2 रे मिले वहां पे आप इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा हुआ हो, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखा हुआ हो, उस टाइम पे आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? तो पहला केस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, वो फोकस में से पास हो गई। दूसरा, ये रे आई फोकस में से पास हुई और टकराने के बाद पैरेलल चली गई। सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम, पैरेलल चली गई। तो जहां पे ये दोनों रे आपस में मिली है वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या था? ये फोकस से आई लाइट आपकी टकराई, टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी, और जहां पे ये दोनों लाइट आपस में मिलती है, रिफ्लेक्टेड जो रे मिलती है, वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की साइज थी, ऑब्जेक्ट की साइज ये साइज थी और इतनी ही साइज की आपकी इमेज बनी है। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। दूसरा, जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे है? ये सेंटर पे ही बनी है, तो पोजीशन कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी। नेचर कैसा होगा? नेचर, ये देखो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये भी वास्तव में इधर की तरफ मूव कर रही है, और ये भी रियली इधर मूव कर रही है। अगर ये वास्तव में आके यहाँ पे मिल रही है, तो जो जो इमेज है वो रियल बनेगी, और जो इमेज रियल बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड इमेज बनेगी। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड बनती है वो इन्वर्टेड होती है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड बनेगी, तो ये इमेज इन्वर्टेड होगी। ये आपका थर्ड केस हो गया। अब मूव करते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस किया हुआ हो, यहां पे प्लेस कर रखा है, तो आपकी इमेज कहां बनेगी? वही 4 जो मैंने आपको पॉइंट दिए थे उनमें से दो दो पॉइंट लगाने हैं आपको। पहला, आपका जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद फोकस में से पास हो गई, फोकस में से पास हो गई। दूसरा, आपकी रे सेंटर से आई, टकराई, टकराने के बाद वापस सेंटर से ही पास हो गई, और यहाँ पे 2 रे मिल रही है आपस में। मैं एक बार कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे ही हो जानी है, आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। ये हो गया आपका फोर्थ केस। और इसमें आप बोल सकते हैं कि ये तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की साइज थी, और इमेज की साइज है आपकी ये वाली। तो आप बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ इमेज है इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और जो पोजीशन है इमेज की, इमेज कहाँ बनी है, वो बोल सकते हैं आप बिहाइंड सी, सी के पीछे की साइड बनी है। ठीक है,
या फिर बोल सकते हैं कि बिटवीन सी और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनी है। तीसरा पॉइंट, नेचर क्या होगा इसका, ये देखो आप, ये रियली आ रही है इधर, वास्तव में टकराने के बाद आ रही है, अपने को प्रतीत नहीं हो रही कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड इमेज बन रही है, तो ये इमेज इन्वर्टेड होगी। अब मूव करते हैं पांचवें पॉइंट के ऊपर। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी। तो वही चार नियम लगाने हैं आपको। ये पैरेलल गई लाइट, फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा, सेंटर में से आई लाइट, टकराने के बाद वापस सेंटर में से ही पास हो जाएगी। तो ये लाइट आगे पैरेलल जा रही है, तो ये आगे जाके इन्फिनिटी पे, कहीं पे ये इन्फिनिटी पे जाके ये लाइट मिलेगी, और वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आप इसमें अब क्या बोलोगे, जो साइज है, ये तो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज थी, और ये थी इमेज की साइज। इमेज की साइज क्या है, वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा जो था वो इसका नेचर, अगर आपने फाइंड आउट करना है तो नेचर क्या है, नेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड इमेज बन रही है, तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड जो इमेज बन रही है, तो इमेज होगी इन्वर्टेड, और ये इमेज रियल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। और साइज क्या होगी, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, साइज होगी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब मूव करते हैं लास्ट केस पे, जहां पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होगा। कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट हमारा, फोकस और पोल के बीच में, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। इसमें क्या होगा, वही फोर्थ केस लगाएंगे, अगर अपन, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गई तो वो सेम एंगल के साथ टकरा के वापस चली जाएगी। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से आती है तो वो टकराने के बाद वापस सेंटर से ही पास हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये रे ऑफ लाइट दूर जा रही है तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये पीछे कहीं मिलेगी नहीं। अगर हम देखें तो ये आगे जाके दूर 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 होती जाएगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें, पीछे की तरफ अगर मिलाने की कोशिश करें, हालांकि वास्तव में नहीं मिलेगी, हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे की तरफ, अगर पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें तो ये कहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इमेज फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। तो आप इस केस में लिख सकते हैं कि जो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हुई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की साइड होती है आपकी इमेज फॉर्मेशन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो। और साइज देख सकते हैं, साइज आपकी जो ऑब्जेक्ट की साइज है इससे इमेज की साइज क्या है, बड़ी है। द इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। और अगला जो, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो वास्तव में नहीं मिल रही थी, हमने पीछे डॉट डॉट करके मिलाया है कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पीछे बढ़ाने पर मिल गई। मतलब ये वास्तव में नहीं मिल रही, लेकिन हमने बढ़ा के देखा है पीछे बढ़ाने पर मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो मतलब ये वास्तव में नहीं मिल रही, मतलब वर्चुअली मिल रही है, मतलब अपने को लग रहा है कि पीछे जाके मिल सकती है। तो ये जो इमेज है ये होगी वर्चुअल, वर्चुअल होगी, क्योंकि रियल नहीं होगी, ये वर्चुअल होगी, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड बन रही है, तो ये इमेज होगी इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, ये हो गए आपके 6 केस पूरे, ये छठा केस था आपका, ये 6 केस पूरे हो गए आपके कॉनकेव मिरर के। देख सकते हैं आप, अगर इनको आप समरी रिवाइज करें, जब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये पोजीशन ऑफ इमेज, ये साइज, ये नेचर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, पहला केस, तो आपकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, और साइज क्या थी, पॉइंट साइज, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी थी। या फिर आप पॉइंट साइज को बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी। और जो वो जो इमेज का जो नेचर था वो था रियल थी और इन्वर्टेड थी।
अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, मतलब सी के पीछे की साइड था, तो आपकी जो इमेज की पोजीशन कहाँ पे थी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर के बीच में, और साइज थी वो डिमिनिश्ड थी, मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉलर थी, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी इमेज थी वो। और जो नेचर था वो था रियल और इन्वर्टेड। जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड ही होगी, ये रियल और इन्वर्टेड। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो इमेज भी हमारी सेंटर पे बनी और सेम साइज की बनी और रियल और इन्वर्टेड बनी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में था तो हमारी इमेज बिहाइंड सी या फिर बियॉन्ड सी बोल सकते हैं आप, बियॉन्ड सी। और क्या था, इनलार्ज थी, इनलार्ज मीन्स ग्रेटर देन, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज का जो नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड था। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो हमारी जो इमेज थी वो कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे बनी थी और हाईली इनलार्ज थी, इनलार्ज मतलब ज्यादा ज्यादा बड़ी थी, और रियल और इन्वर्टेड थी। बिटवीन पोल एंड फोकस जब हमारा ऑब्जेक्ट था, बिहाइंड मिरर इनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट थी। ये केस मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। इसके बाद यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब कोई अगर जैसे पुलिस वाले वगैरह सीआईडी वाले लाइट काम लेते हैं, सर्च लाइट, टॉर्च वगैरह। एंड व्हीकल हेडलाइट, जो व्हीकल होते हैं उनकी जो आगे की जो हेडलाइट होती है उनमें काम लिया जाता है कॉनकेव मिरर को। क्यों काम में लिया जाता है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि वो ये हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट देगी। दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर्स, जो सेविंग करने के लिए अपन जो मिरर लेते हैं दुकान के अंदर, उसमें भी काम में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो लास्ट केस था, जो 6 नंबर केस था, उसके अंदर इमेज क्या थी, लार्ज बन रही थी। ठीक है, तो उसी के लिए, क्योंकि टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस की बड़ी इमेज देखने के लिए हम सेविंग मिरर के रूप में भी काम लेते हैं। इसमें 6 नंबर केस था ना, वो काम आता है सेविंग मिरर वाले में। जो डेंटिस्ट होता है, दांतों का डॉक्टर, वो भी इसको काम, डेंटिस्ट भी काम में लेता है। क्यों, क्योंकि वो भी दांत की बड़ी इमेज देखता है, ताकि वो दांत की बड़ी इमेज करके देखेगा तो उसको अंदर का सारा कुछ दिख जाएगा। और ये सोलर जो फर्नेस वगैरह होती है, जो धूप से जलने वाली जो बत्तियां होती है, उनमें भी काम में ले जाता है। ये तो थे इसके यूजेज, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फोकस और जो सेंटर होते हैं वो मिरर के पीछे साइड होते हैं। तो इसमें पहला केस तो ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो यहाँ से जो लाइट पैरेलल जाएगी, जो लाइट पैरेलल जाएगी, वो टकराने के बाद अपने को लगेगा कि ये पीछे, अगर इसको बढ़ाते तो ये फोकस में से पास होती। ऐसा ही एक केस और, एक और ले लिया, पैरेलल गई, अपने को लगा कि ये फोकस में से पास होगी। तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है अपने को, ऐसा कहाँ लग रहा है कि कहाँ मिलेगी, ये लग रहा है कि फोकस पे मिलेगी। तो जो आपकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। क्या ये रियली मिल रही है, नहीं मिल रही। अपने को लग रहा है कि अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो क्या होगी, इरेक्ट भी होगी, ये सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, और साइज क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ये तो हो गया पहला केस, और ये है सेकंड केस। इसके दो ही केस होंगे, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस होंगे। पहला केस तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, दूसरा केस कहां पे था, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी। तो ये आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो जब पैरेलल
रे गई तो टकराने के बाद ये अपने को लगेगा कि पीछे फोकस में से पास होती, और दूसरा जब ये सेंटर में से जाती तो ये सेंटर में से ही वापस आ जाती, तो ये अपने को लगेगा पीछे बढ़ाने में कि सेंटर में से पास हो रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ही दोनों लाइट मिल रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे मिल रही है। तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड बनी है, इसका मतलब इमेज क्या है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड मतलब इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड मतलब इन्वर्टेड। दूसरा, क्या ये रे वास्तव में मिल रही है? नहीं मिल रही, अपने को लग रहा है कि पिक्चर बढ़ाने पे मिल जाती, तो इमेज होगी वर्चुअल। और साइज क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट की साइज थी और ये जो इमेज की साइज है वो छोटी है, तो इमेज की साइज क्या होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड केस। अब फटाफट इसकी समरी देख लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी जो इमेज की पोजीशन कहाँ बनी? एट द फोकस, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे साइड जो फोकस था वहां पे मिली अपने को इमेज। और साइज क्या थी? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटी थी। इमेज कैसी थी? वर्चुअल थी और इरेक्ट थी, वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट था उस टाइम इमेज कहाँ बन रही थी अपनी? पोल और फोकस के बीच में बन रही थी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइड जहां पे पोल और फोकस थे उनके बीच में बन रही थी। साइज क्या थी? डिमिनिश्ड थी, मतलब स्मॉल थी, स्मॉल साइज। और वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। अब पढ़ लेते हैं इसके यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू विंग्स मिरर इन व्हीकल। जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो साइड, ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। और वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों काम में जाता है? क्योंकि आप बताओ, अगर आप इसका जो लास्ट केस, सेकंड केस देखो, सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट की साइज थी उससे स्मॉल इमेज बन रही थी। ठीक है, इसको आप माइंड में रखना। और यही केस आपके काम आता है इसमें रेयर व्यू मिरर में। इसमें क्या होगा? आपके मिरर की साइज तो इतनी सी होगी, लेकिन जो गाड़ियां वगैरह होगी, गाड़ियों की साइज तो आपकी मिरर से भी बड़ी साइज होगी। तो अगर इसकी साइज बड़ी बनती तो इस मिरर के अंदर आती नहीं, नहीं आती ना। तो इसलिए इसकी साइज, इसमें एक केस आता है जिसमें साइज, इमेज की साइज क्या बनती है? छोटी बनती है। तो इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम काम में लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है? इसके अंदर इमेज क्या बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर काम में लेते तो वहां पे तो गाड़ियों के टायर ऊपर दिखते अपने को और छत अपने को नीचे दिखती, वो अपने लिए काम का नहीं था। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या बनती है? इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है, जैसी अपने को है पीछे वैसी ही दिखेगी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं फिटेड साइड व्हीकल इनेबलिंग ड्राइवर टू ट्रैफिक बिहाइंड, उसके मतलब ड्राइवर के पीछे का जो ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्टिव इमेज। अभी मैंने बताया आपको कि वो हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, हमेशा सीधी इमेज देते हैं, इसलिए हम उसको प्रीफर करते हैं। जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज, छोटी साइज होगी, क्योंकि बड़ी साइज तो मिरर के अंदर आएगी नहीं। फिर तो पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो एक गाड़ी भी मिरर में, एक गाड़ी की इमेज भी मिरर में नहीं आएगी। ठीक है, और वाइडर व्यू, वाइडर में मतलब अगर छोटी छोटी इमेज देगा तो मतलब वो काफी एरिया कवर कर सकता है पीछे का, पीछे का काफी एरिया कवर हो जाएगा एक मिरर के अंदर ही, छोटी छोटी इमेज देगा तो सबकी। अगर इतनी बड़ी चीज की एक इमेज देनी है, अगर इसकी इमेज ही बड़ी बन गई तो मिरर के अंदर वो एक इमेज ही आएगी, लेकिन इसकी छोटी छोटी इमेज करके बनाएगा तो सारा सारा कुछ पीछे का दिख जाएगा। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर काम लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज्यादा एरिया शो कराता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ज्यादा एरिया कवर करेगा कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर काम में लेते हैं एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल
and support me. Thank you guys.